तो हेलो दोस्तों, साइमन के एक और एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई जैसा कि आप लोगों से वादा किया था, पॉडकास्ट दूसरा वाला आ गया है। बैक टू बैक नहीं आया है, मालूम है थोड़ा मतलब लॉन्डे ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, तो बैक टू बैक नहीं आया है, बट हाँ पॉडकास्ट आ गया है दोस्तों। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं वही हमारे पुराने 4 मेंबर, सोहेल अहमद चौधरी, आदित्य भामरे और क्षितिज पांडे, और मैं आपका होस्ट शिवा मौर्य आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सीरियस टॉपिक, और जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मिथ्स वगैरह भी फैले थे जब ये इसका डिस्कवरी जब हुई थी। एंड दो दो टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक तो आप लोगों को बता दूं, HIV और एड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, और दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं बैक्टीरियाज के बारे में बात करने वाले हैं। भाई बैक्टीरियाज जो हैं वो मेडिसिन्स के सामने मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो इस बात का, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, आपको आगे आने वाले पॉडकास्ट में पता लगेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय एन इंट्रोडक्शन। तो कोई बोलना चाहेगा पहले टॉपिक के बारे में, HIV की डिस्कवरी के बारे में, किस तरह से HIV जो है वो होता क्या है और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। जी, मैं एक बहुत ही आम भाषा में मैं बताना चाहूँगा कि एचआईवी क्या है और एड्स क्या है। फिर हम उसके बाद आदित्य और क्षितिज पे ट्रांजिशन करेंगे, जो लोग ज़्यादा मतलब डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सो बेसिकली एचआईवी और एड्स जो है, इसके काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं। तो क्लियर करते हैं कि एड्स इज़ अ कंडीशन, मतलब पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इट्स कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम विच इज़ कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी। सो बेसिकली होता क्या है, जब ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप एचआईवी से या एड्स से मरते हो। इट कॉजेज योर बॉडी टू गेट लेस इम्यून टू अदर सिम्टम्स। तो मतलब आपकी बॉडी में अगर वो वायरस घुसा, तो उसकी वजह से आपको जो इम्यून सिस्टम है, जो आपकी बॉडी की रक्षा करता है ना, वो कम हो जाता है। जिसकी वजह से अब आपके ऊपर कोई भी पैथोजन है बाहर का, वो आपकी बॉडी को अटैक कर सकता है और सीवियर तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो बेसिकली ये पूरा है एचआईवी और एड्स का जो ओवरऑल व्यू पॉइंट है। इट्स अ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, बॉडी फ्लूइड से फैलता है ये। और ये टच से नहीं फैलता अनलेस एंड अनटिल आपका फ्लूइड का एक्सचेंज ना हो। सो बाकी आदित्य, क्या है इसका हिस्ट्री और क्या है इसके बारे में? Yes. So सबसे पहले like how relevant is this disease? तो सबसे पहले like there are active 39 million cases as per like 2022 report. There are 39 million active cases, and out of which 2.3 million alone are in India. So it's a huge number, okay? And there is a severe need, to educate people about this, and to demystify all the myths that have been floating around. सो जैसे कि सुलभा ने कहा, तो सबसे पहले द थिंग इज वी गेट कॉन्टैक्ट विथ HIV एंड देन इट डेवलप्स इनटू व्हाट वी कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ AIDS एड्स. सो द थिंग इज द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर डिसीज इज दैट कि अब तक क्योर क्यों नहीं फाइंड हुआ, इज दैट देर आर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस अराउंड इट. सबसे पहले ये कि ये डॉर्मेंट रहता है. ओके, दिस वायरस कैन स्टे डॉर्मेंट अप टू 8 years. Okay, and the thing is it is highly mutable also. So it easily mutates also, so that's why it's very difficult to detect the presence of virus in the first place. तेरे को इंटरप्ट कर रहा हूँ जस्ट फॉर आवर ऑडियंस, डॉर्मेंट का मतलब क्या है? Dormant मतलब हा हा yeah. हा हा। So what is dormant? Dormant is something okay, okay, fine. सो डॉर्मेंट मतलब लेटेंट स्टेज. सो यहाँ पर होता ऐसा है कि वायरस प्रेजेंट होता है बट वो कोई एक्टिविटी नहीं दिखाता. सो इट्स बेसिकली वो अंडर कवर नो चलेगा. सिम्टम वायरस, नो सिम्टम. वो नो सिम्टम, सिम्टोमेटिक स्टेज हो जाती है वो। या एग्जैक्टली. सो एंड वी नो कि जब तक सिम्टम दिखते नहीं तब तक हम क्यों ही मेडिसिन लें. ऑब्वियस सी बात है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एड्स के बारे में एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि मतलब बहुत कॉमन नॉलेज है ये कि एड्स बोला जाता है चिंपैंजी से फैले हुए, और हम लोग डेट बैक करें तो 1800s बोला जाता है. ये मैं हिस्ट्री ऑफ एड्स के बारे में इसलिए आ रहा हूँ बिकॉज जब एड्स, आई थिंक जब लेट 90s था, 1980s की बात कर रहा हूँ,
70s लेट 1970s की बात कर रहा हूँ, जब एड्स यूएसए में बहुत ज़्यादा तेजी से फैलने लग गया था। आयरॉनिकली लोगों को ये लगता है कि सेक्स की वजह से एड्स फैलता है या ये होता है, बहुत मेजर कॉज होता है। बट एड्स के जो पहले मेजर केसेस आए थे वो गे लोगों में आना शुरू हुए थे। सो न्यूयॉर्क टाइम्स का 1981 में एक आर्टिकल था कि एक ऐसी डिसीज आई है जो केवल गे लोगों को होती है। जिसकी वजह से गे लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि ये क्या हो रहा है। एंड ये वो टाइम भी है जब लोग होमोफोबिक बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। यूएसए भी आज भले ही कितना भी हो जाए एलजीबीटीक्यू का, जितना भी आज उधर चल रहा है, लेकिन उस टाइम 1980s ऐसा टाइम था जब बहुत होमोफोबिक लोग थे। इनफैक्ट वहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो खुद लाइक होमो जोक्स बनाता रहता था। अगर ये प्रॉब्लम इन सब होमोसेक्सुअल्स को हो रही है तो हमको क्या लेना देना है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मिसकंसेप्शन बहुत टाइम तक एड्स के ऊपर रिसर्च हुई नहीं। फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे कुछ लड़कियों को फैलने लगा ये। फिर धीरे बहुत सारी चीजें आने लगी, धीरे धीरे लोगों ने रिसर्च करके पता किया कि मे बी ये ब्लड के ट्रांसफर होने से होता है। एंड जब पहली बार सेक्सुअल कांटेक्ट जिनके बीच में हुआ है और अलग अलग कुछ ऐसे केसेस है, जब पता चला कि बहुत तरीके से फैलने के, इनफैक्ट बीच में तो ऐसे ही मिथ भी फैले थे यूएसए में कि एड्स इसलिए होता है क्योंकि लोग अगर उनके स्वेट भी अगर शेयर हो जाते हैं या फिर उनके सलाइवा भी शेयर हो जाते हैं तो भी एड्स हो सकता है। तो जो पब्लिक बाथरूम थे वो न्यूयॉर्क और इन सब जगह बंद करवा दिए गए थे उस टाइम के लिए। तो मतलब ये इतना जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग, ये सारी चीजें लैक ऑफ फंडिंग की वजह से हो रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। Thankfully today we know a lot of thing about AIDS. Unfortunately we don't have its cure. बीच में ये भी मिथ हुआ था कि यूएसए एक ऐसा वैक्सीन बना रहा है जो कि एड्स को पूरी तरीके से क्योर कर देगा। while इट इज अ क्यूरेबल डिसीज फॉर सम एक्सटेंट, बट एड्स होना इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। यहाँ पर मैं थोड़ा टोकना चाहूँगा। इट इज़ नॉट अ क्यूरेबल डिजीज़, इट इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज़। और ट्रीटमेंट और क्योर में थोड़ा फ़र्क यहाँ पर ये आ जाता है कि आपका वायरस का जो एक जगह उसको लॉक कर दिया जाता है आपकी बॉडी में कि वो फर्दर उसको फैलना जो है वो रोक दिया जाता है। अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुँचे कि वायरस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम फुल्ली क्योर्ड नहीं बोलते हैं इस डिज़ीज़ को। बेसिकली जो एक हर्ड इम्यूनिटी की बात चलती थी कोविड के टाइम पे कि कोविड के टाइम पे भी हमारे पास वायरस का क्योर नहीं था। हमारे पास क्या था? हमारे पास ये था कि हम इन दवाइयों को खाएँगे तो हमारी जो बाकी सिम्पटम्स है वो ख़त्म होते रहेंगे और बाकी जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट मिलेगा। और हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगे वही इसको जो है वायरस से लड़ने में हेल्प करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि एक बॉडी के पर्टिकुलर रीजन में वायरस को लॉक कर दिया जाता है ताकि वो फर्दर ट्रांसमिट ना हो तुम्हारी बॉडी में। मतलब फर्दर वो डिवाइड होकर उसकी साइकिल जो है वो दोबारा से चालू ना हो और वो तुम्हारी बॉडी में और फर्दर इन्फेक्शन ना फैलाए। तो वो कर दिया जाता है। इसका पूरी तरीके से अभी क्योर है नहीं हमारे पास। काफ़ी मिथ्स चलते रहते हैं इसके कि क्योर बना लिया गया है, वैक्सीन बना ली गई है। अभी कुछ टाइम पहले वही साइंस कम्युनिकेशन वाला अभी यहाँ पर किस हो सकता है मेरे साथ भी, जो वेरिटेसिम ने बताया था कि ज़रा सी नॉलेज होती है और हम बाँटने लगते हैं। बट क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा है, कहीं न कहीं से चीज़ एक निकल के आई है कि कुछ टेस्ट हुए हैं जिसमें जो है एक वैक्सीन प्रिपेयर करने की जो खोज है वो जारी है और उसमें थोड़ा-सा प्रोग्रेस हुआ है। इतना प्रोग्रेस हुआ है कि अभी उसका एनिमल टेस्टिंग चालू है और एनिमल टेस्टिंग से रिज़ल्ट्स थोड़े अच्छे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि मार्केट में इस तरीके की वैक्सीन आ जाए। अब ये वैक्सीन जो होगी वो क्योर नहीं होगी, वो उस तरीके की वैक्सीन होगी कि आपके अंदर उसका डेड सेल या डेड वायरस डाला जाएगा, जिससे आप उसके खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करोगे। तो वही सिमिलर कोरोना काइंड ऑफ थिंग है। तो इस तरीके की चीज़ अभी चल रही है। बाकी और हिस्ट्री में मैं अभी जाऊँगा, इसको समराइज़ करूँगा। तब तक बाकी मेंबर्स के थोड़े से और विचार जान लेते हैं। हाँ, और एक इंडिविजुअलिस्टिक केस थी कि एक एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट को बॉर्न एक एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट का बोन मैरो रिप्लेस किया गया था। ओके, सो उनके केस में ऐसा हुआ था कि जो भी वायरस की एक्टिविटी थी वो काफ़ी टाइम तक इनएक्टिव हो गई एंड इट लाइक कोई ट्रेसेस नहीं मिले उस वायरस के। सो इट इज़ लाइक वन ऑफ द you can call it a rare occasion
जहाँ पर वी काइंड ऑफ क्योर इट, बट इट्स मोर ऑफ अ फॉर्चुनेट कोइंसिडेंट रादर देन स्पेसिफिक क्योर. अच्छा, वो रेप्लिकेट नहीं हुआ फिर दोबारा, वो जस्ट एक केस है. या जस्ट एक केस है कि आई थिंक ट्राई तो किया ही होगा लेकिन वही नहीं हुआ होगा. और अभी भी समराइजेशन के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, HIV इज़ अ वायरस, ह्यूमन इम्यून वायरस, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यून वायरस. उससे आपकी बॉडी को इतना नुकसान हो जाता है काफ़ी टाइम बाद कि आपको एड्स हो सकता है उससे. एड्स एक बीमारी है जिसमें आपकी, अच्छा आपको नॉर्मली एड्स होगा तो शायद आपकी बॉडी झेल जाएगी, बट HIV अगर आपकी बॉडी में बहुत टाइम तक रहा तो वो क्या करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को एकदम बर्बाद कर देगा कि आपके पास लड़ने की क्षमता ही नहीं रहेगी. ठीक है, वैसे अगर आपको किसी और एड्स पेशेंट से आपको एड्स मिलता है, ठीक है, कि मतलब वो उस लेवल का वायरस मिलता है, हो सकता है कि आपकी बॉडी शायद लड़ने की क्षमता थोड़ी बहुत ही रखे, बट HIV ज़्यादा टाइम तक जिनको रहता है और फिर उनको एड्स होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आप बहुत ही सीवियर बॉडी को डैमेज उससे होने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के पास बहुत ज़्यादा डिफेंस सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका होता है. और वो वायरस जो है, कई लोगों में ये भी देखा गया है कि जैसे जो क्षितिज ने केस बताया था गे कम्युनिटी वाला अमेरिका में, तो जो 70s में केस दिखने शुरू हुए थे, माना जाता है कि वो 50s या 60s में इन्फेक्ट हुए होंगे और फिर 70s में केसेस दिखने शुरू हुए 1970s में, क्योंकि वो वायरस जो है, जैसा कि आदि ने बताया था, कि बहुत टाइम तक आपके अंदर ही रहेगा, छुप के रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, अनडिटेक्टेड रहेगा. बट जब वो पूरा अपने एकदम चरम पे आ जाएगा, तब आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने शुरू करेगा. कॉर्डिसेप्स के बारे में अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत चीज़ पढ़ी हो, थोड़ा बहुत सुना हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. कॉर्डिसेप्स एक टाइप ऑफ फंगस है जो एंट्स को हार्म करता है. तो क्या होता है कि एंट जो है वो कॉर्डिसेप्स जो है, जब उससे इन्फेक्ट हो जाती है एंट, तो वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करने लगती है. और थोड़े टाइम बाद, हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद, क्या होता है, कॉर्डिसेप्स जो है वो एंट को उस जगह लेके चला जाता है. वैसे तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स को वो डैमेज करता रहता है, बट वो एंट जो है वो उस तरीके से ही रिएक्ट करती है कि वियर्ड रिएक्ट करने लगती है थोड़े टाइम बाद. और फिर उसके बाद, हाँ, फिर वो ज़ॉम्बी बन जाती है. ज़ॉम्बी मतलब कि हमारे केस में हम उसको ज़ॉम्बी बोलते हैं. तो कुछ इस तरीके का है, होता है कि एंट को अभी तक नहीं पता है, बट जब बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है. मैं और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसा कि शिव भाई ने पहले मेंशन किया. सो एड्स अ कंडीशन, सो यू डोंट, सो द पेशेंट डोंट डाई बिकॉज ऑफ एड्स. द थिंग इज एड्स कंडीशन में जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है वो इतनी डाउनग्रेड कर जाती है कि जो अपॉर्चुनिस्टिक डिसीजेस होता है, बीट कैंसर, बीट निमोनिया, सो इसके लिए इस डिसीज के साथ लड़ने के लिए जो थ्रेशोल्ड इम्यूनिटी चाहिए होती है वो भी प्रेजेंट नहीं होती उन पेशेंट में. एंड दैट्स द रीज़न, that's the leading reason of the damage caused by the condition. इट्स जस्ट लाइक कि तुम घर में पिटाई तुम्हारी चली रही है और तुम्हारे सिबलिंग्स आके बता दे कि इसने ये काम भी तोड़ा था. मतलब मेरे इसमें क्वेश्चन है कि मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस तो खत्म ही हो जाती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिल्ड करने के लिए मेडिसिन रहती है, तो उसके थ्रू क्या एक इंसान सर्वाइव कर सकता है? आई नो उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे वो भी, लेकिन अप टू सर्टेन पॉइंट इज इट अ सस्टेनेबल थिंग? It's not एक sustainable. स्टेज तक, एक स्टेज yeah, तक that's exactly. अगर आपको एड्स हो जाता है, क्योंकि जब तक आपके अंदर HIV है तब तक आपको क्योर, मतलब ट्रीट किया जा सकता है. So you're taking the medicines to combat that diseases which have occurred during that condition. So you're not actually tackling the condition, you're just trying to go through that condition. बेसिकली गे कम्युनिटी के साथ भी यही हुआ था. उनके ऊपर जब HIV केसेस हुए थे तो वो डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों से उनको दिक्कतें आना शुरू हुई थी. किसी को फंगस हो गया है लंग्स में, कोई छोटी छोटी बीमारियां जो लोग अपने आप क्योर कर जाते हैं, वो लोग क्योर नहीं कर पा रहे. तो क्या होता है कि HIV के बाद जब आप एड्स में कन्वर्ट हो जाती है वो चीज़ें, तो आपका एक खांसी और ज़ुकाम भी निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है. सो आई गेस इतनी क्लास आज के लिए काफ़ी है एड्स पर. वही prevent measures लो and get yourself tested. और हाँ, ये एक थ्योरी जो चलती है कि somebody had
a sexual intercourse with chimpanzees, and then from there the this human immune virus was इंटरकोर्स वाली transmitted. थ्योरी कैसे चली? आई एम स्टिल क्यूरियस, ये तो कैसे ही आ गया मतलब? भाई तू इंटरेस्ट कैसे लेगा जब बात तो तक सही उसमें है वो पार्ट नहीं आएगा तो How ठीक come है। I have never heard of यार it? मतलब हम लोग हाँ, अच्छा यू नेवर हर्ड ऑफ इट? हमारे तो स्कूल में यही सब यही रीजन मानते थे। पहला चैप्टर पढ़ाते हुए ही यही बताया जाता है। ये तो हमें टीचर ने बताया था भाई। अच्छा टीचर, अरे बाप रे, टीचर ने पढ़ाया था तुम्हें ये सब? हाँ, हमें तो बोला पढ़ के आना। हमें तो गेस्ट लेक्चर कोई आया तो उन्होंने ये बताया था। Whoa. So like to what extent is this theory credible? नॉट एट ऑल। बोला जाता है कि पहले उस टाइम पे ये इस तरह से आया होगा कि जिस चिंपैंजी कोई इन्फेक्टेड रहा होगा और क्योंकि उसको खा लिया था ये। खाने वगैरह के लिए मारते हैं, तो उसका कुछ ब्लड जो है वो इसके कट वगैरह में आ गया होगा। जो बंदा खा रहा था उसके कट वगैरह में उसका ब्लड आ गया होगा। सो क्योंकि ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से HIV फैलता है। HIV कैसे कैसे फैलता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसे सोहेल भाई ने बताया था। एक तो डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टैक्ट से, आपने किसी का खून पी लिया, आप मान लो वेम्पायर हो या गर्लफ्रेंड। यस तरुण ये मत काटियो। तरुण इसका शॉट निकाल। What did one lesbian say to other? व्हाट? See you next month. What did a vampire lesbian say to other? See you next month. So that was an inter joke. ओके कंटिन्यू कर भाई। Yes, continue. क्या Please. क्या बोल रहा था मैं? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। हाँ, आप खून बोल रहे। पीने से अगर खून का हाँ, ट्रांसफर हो तो खून अगर किसी के जैसे नीडल से पहले बहुत फैल रहा था, क्योंकि क्या कर रहे थे वो लोग कि अल्कोहल से नीडल साफ करते थे और 3-4 पेशेंट्स को लगाते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा फैलता था। और क्या इस होता है चक्कर कि में तो फ्रांस और ब्रिटेन ने तो बैन भी कर दिया था यूएस के बहुत सारे लोगों को। मतलब यूएस के कि उनको आने नहीं देंगे, उनका ऐसा प्रैक्टिस चल रही थी क्योंकि उनके प्रेसिडेंट और ये सब इतना लाने नहीं दे रहे थे स्टार्टिंग में, बाद में आके फिर हुआ। तो वही है कि ये सारी चीज़ें चल रही थी। और सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये चीज़ फैल सकती है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो आप जो है विदाउट प्रोटेक्शन ना, विदाउट प्रोटेक्शन खतरा आपको ज़्यादा हो सकता है। डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट से आपको खतरा हो सकता है। सलाइवा से होना नहीं उतना वो ये नहीं होता है, खतरनाक इससे नहीं होता। हैंड टच वगैरह से नहीं होता है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को जानने में आई, जो इस मिथ को ब्रेक करना कि टच करने से या नॉर्मल फिजिकल कांटेक्ट करने से ये बीमारी नहीं फैलती, ये किया किसने था? वो था प्रिंसेस डायना ने। ओह, दैट वाज न्यू। तो प्रिंसेस डायना इंग्लैंड की प्रिंसेस थी, नॉट अमेज़न की प्रिंसेस। I think I imagined the wrong Princess Diana. No, you wondered about the wrong woman. Oh, nice. तो प्रिंसेस डायना ने, अभी यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई देगी। हुआ क्या था, प्रिंसेस डायना ने पेशेंट्स के साथ जो है पिक्चर्स क्लिक करी थी। मतलब वहाँ जाके उन लोगों से हैंडशेक वगैरह किया, तो वो अवेयरनेस फैलाना चाह रही थी इस बारे में कि एड्स से जो है वो किस तरह से निपटा जा सकता है, प्लस क्या क्या प्रिकॉशंस के साथ आप लोगों से मिल सकते हैं। तो पहले सिर्फ ग्लव्स वगैरह लगा के ही लोगों से मिलते थे, बट उसने क्या किया कि नॉर्मल हैंडशेक करके एक बंदे के साथ पिक्चर क्लिक करवाई थी। और तब बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो बंदा भी अपनी चेहरा नहीं दिखा रहा था। ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो, इसमें इस बंदे का बैक साइड आया है, चेहरा नहीं आया है। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचते थे कि अगर जैसे मान लो इनकी फैमिलीज़ वगैरह को लोगों ने देख लिया तो उनकी फैमिलीज़ को मार देंगे। क्यों? क्योंकि बोलेंगे कि आप इन्फेक्शन फैला रहे हो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इन्फेक्शन जो है वो ब्लड वगैरह से फैलता है और डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो आप तो फैलता है। बट लोग जो है वो अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करने लगे थे HIV पेशेंट्स को। सो प्रिंसेस डायना ने ये मिथ जो है वो क्रैक किया था कि आप अनटचेबिलिटी जो है वो ख़त्म कीजिए। नॉर्मल तरह से भी वो लोग रह सकते हैं अगर कुछ प्रिकॉशंस लिए जाएं तो।
हम और एक पॉइंट ये भूल गए कि यू नो दिस इज आल्सो हेरिडेटरी आल्सो, सो इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू चाइल्ड आल्सो. हाँ, या इवन ब्रेस्ट फीडिंग से ये चीज़ हो सकती है कि अगर एक मदर को है और वो अपने न्यूबॉर्न को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, सो दिस कैन गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द ऑफस्प्रिंग, मतलब कि बच्चे में आ सकता है ब्रेस्ट फीडिंग से. सो उस केस में इसीलिए कई कंट्रीज में टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है बिफोर द मैरिज. ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब इस टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं और फर्दर चलते हैं जो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके बारे में क्षितिज हमको आज बताएंगे कि मेडिसिन्स के ख़िलाफ़ हमारे अंदर के जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शंस होते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो है वो मेडिसिन से इम्यून होते जा रहे हैं और हमें डर है फ्यूचर में कि हमारे ऊपर मेडिसिन्स जो हैं वो काम करना बंद कर देंगे. सो प्लीज़ गिव अस सम डिटेल्स शिरीष सबसे पांडे. पहले मैं एक टर्म का नाम बोलूंगा जिसका हम लोग कहते हैं AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. अब टू गिव यू द ऑडेसिटी ऑफ द सीरियसनेस, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है. इतनी बड़ी कि इसके सामने कोविड कुछ भी नहीं था. क्लाइमेट चेंज इससे एक छोटी प्रॉब्लम है. जस्ट इमेजिन ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं. 1928 में पेंसिलिन का इन्वेंशन किया था अलेक्जेंडर बेंजामिन ने, राइट. एंड उसने पूरे वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज कर दिया पूरी तरीके से. जहां पर हर जगह लोग मर रहे थे, छोटे छोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर रहे थे, छोटी सी डिजीज हो जाती, डेथ हो जाते थे. पेंसिलिन का यूज करने की वजह से अब हम लोग उन बैक्टीरियाज को मार रहे हैं. लेकिन जब अलेक्जेंडर को नोबेल प्राइज मिल रहा था, तो उस नोबेल प्राइज में उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि दीज बैक्टीरियाज आर स्मार्टर देन ह्यूमंस, so use this penicillin very carefully, otherwise they will become smarter than you and there will be no cure to them. उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था जितनी जल्दी हमारे पास उससे इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी बॉडी में, उससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस में हो रहा है. ऑन एन एवरेज केवल 2023 में ही 20 लाख से ज़्यादा लोग, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे थे सिर्फ बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंस बिल्ड करने की वजह से. जस्ट इमेजिन दी हाउ बिग दिस नंबर इज. तो हम लोग इतने लार्ज नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं. तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो पहली चीज, जो भी यहाँ पर इवोल्यूशन के डिनायर है, इवोल्यूशन नहीं हुआ है, उनके लिए बता दूं, ये इवोल्यूशन की वजह से ही होता है. सो ये पहला प्रूफ है. तो इवोल्यूशन तो बेसिस रहेगा ही रहेगा. सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक चीज़ पॉइंट जो हमने HIV में मिस कर दिया. HIV का क्योर इसलिए नहीं बनाया जा पाता क्योंकि एक तो वो DNA से आपके कनेक्ट हो जाता है. दूसरी चीज़ भाई, वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है वायरस. और उस वायरस ने जो है चिंपैंजीज से ह्यूमन में ट्रांजिशन किया था, तो बहुत जल्दी म्यूटेट करके उसने ह्यूमन बॉडी को अडेप्ट किया था. सो इसीलिए वो उसके इतना जल्दी म्यूटेशन के कारण SARS-CoV-2 जो कोरोना वायरस था, उसका म्यूटेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो एक रीज़न ये भी है कि हम उसका कोई क्योर नहीं ढूंढ पाए. ट्रीटमेंट कर सकते हैं बट क्योर नहीं ढूंढ पाए, कोई एक परमानेंट वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए. क्षितिज. सो मैं इस बीमारी के बारे में बता रहा था कि हम लोग, ये सिचुएशन आ रही है कि अब हमारे रेजिस्टेंस काम करनी बंद हो रही है. लेकिन ये इतना रैपिडली क्यों हो रहा है? पहला रीज़न क्लाइमेट चेंज है. क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीज़ बूस्ट हो गई है. दूसरा रीज़न ये है ओवर अब्यूजल ऑफ दीज मेडिसिन. बात ये है, आज के टाइम में पैरासीटामोल ले लो, ये ले लो, कोई भी दवाई ले लो, बहुत सस्ते में मिलती है. 10-10 रुपए में मिल जाती है सारी दवाई, और अच्छे से बल्क में इंसान खरीद सकता है. किसी भी इंसान को, एवरेज जिसका नॉलेज नहीं है, उसको तो यही लगेगा ये मेडिसिन लो, ठीक कर जाओ. लेकिन हो ये रहा है कि जब भी ये मेडिसिन तुम्हारे बॉडी में जा रही है, वो तुम्हारे अंदर के बैक्टीरियाज को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है उसके खिलाफ अडेप्ट करने की. तो अगली बार अगर वो मेडिसिन आएगी तो काम नहीं करेगा. फार्मास्यूटिकल कंपनीज टाइम टू टाइम इनको वो तो करती है, इनको और बेटर बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारे अंदर के बैक्टीरियाज बहुत फास्ट इवॉल्व कर रहे हैं. लेकिन वो ज़्यादा इस पर पैसा नहीं लगाती है. एंड बिजनेस पॉइंट से इस पे पैसे लगाने का मतलब भी नहीं है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो कि लाइक इससे इनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता. इनको पैसा आता है कैंसर ट्रीटमेंट से, अलग अलग जो बड़ी बड़ी बीमारी, उन सब ट्रीटमेंट से इनको पैसा आता है. लेकिन एट द सेम टाइम दिस रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इनोवेशन एट अ स्केल दैट इज़ वेरी लार्ज. मतलब बिल गेट्स एंड अमांडा फाउंडेशन जो है, वो इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है. दैट फंडिंग इज स्टिल नॉट गुड इनफ.
और इससे प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि अब हमारे अंदर के बैक्टीरिया इवॉल्व हो रहे हैं। तो एक रियल लाइफ केस बताता हूँ। एक पर्सन का पैर फ्रैक्चर हुआ था और उसके पैर में रॉड डली थी। रॉड डलने की वजह से एक हल्का सा इन्फेक्शन आ गया। इन्फेक्शन आने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया था, उसको एंटीबायोटिक्स दिए गए, एंटीबायोटिक्स बिल्कुल वर्क नहीं किए। तो उसका कम से कम 6 साल तक ऑपरेशन चलता रहा, अलग अलग मेडिसिन चलती रही, कुछ काम नहीं किया। उन लोगों ने बहुत ही लार्ज अमाउंट में पैसा खर्च किया, क्योंकि यूएसए की स्टोरी है एंड वी ऑल नो हाउ एक्सपेंसिव मेडिकल देयर इज। सो लाइक दे वर कंप्लीटली ब्रोक बिकॉज ऑफ दैट। एंड लास्ट में ठीक वो ऐसे हुआ कि किस्मत से एक ऐसी एंटीबायोटिक थी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी बहुत तरीके की होती है जो कम ही यूज होती है, और वो उसके केस में काम कर गई, जो कि $50 से भी कम में आया था, और उसने उसको ठीक किया। Now he was lucky enough that there was this one particular antibiotic was working for him. Now imagine a scenario where even this is not working. An expert says that most of the cases like in India or in Africa, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। कैंसर जिन लोगों को होता है, कैंसर के 20% पेशेंट्स की डेथ इसलिए होती है क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद उनको जो बैक्टीरियल डिसीज होती है उसको वो ठीक नहीं कर पाते एंटीबायोटिक्स, तो उनकी डेथ कैंसर से नहीं हो रही है। कैंसर के ट्रीटमेंट के प्रोसेस में जो इन्फेक्शन होता है, दुनिया भर की कोई भी मेडिसिन ले लो, हम लोग हार्ट के डिजीज ले या फिर कैंसर ले, हम लोग किसी भी तरीके की डिजीज ले, उसमें डॉक्टर्स हमको एंटीबायोटिक्स देते ही देते हैं। उनका पूरा सर्जरी का अजम्पशन ही ये होता है कि एंटीबायोटिक्स काम करेंगे, देन दे कैन प्रोसीड। एंड नाउ वी आर एक्चुअली shaking the foundation of this whole medical infrastructure, which is, I cannot emphasize how scary it is that we are coming to a slow pandemic and silent pandemic. COVID was not a silent pandemic. It is a silent pandemic, and it is all around us. And there is not much invention going on because product ही नहीं है, business वही नहीं है, business opportunities ही नहीं है. There are some good, जैसे Superbug नाम से है, they are actually working heavily on it. बट दे आर सेइंग कि हम लोग भी कोई सॉल्यूशन लाएंगे, वो भी काम करेगा, लेकिन लोगों को इंटेलिजेंटली बिहेव करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट 25 साल तक वो अडेप्ट करके हम लोग नई मेडिसिन ला सके। आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस इशू लाइक। और इसको समझना शायद उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं, हमारी बॉडी जिस तरीके से पैथोजेंस के खिलाफ जो है एक रेजिस्टेंस डेवलप करती है, तो हमारी बॉडी सीखती है किसी भी पैथोजन। आप लोगों ने सुना होगा स्मॉल पॉक्स अगर किसी को हुआ है तो उसका कोई ऐसा वो नहीं है, क्या नाम है, उसका बहुत ज़्यादा क्योर नहीं है, बट ये है कि एक बार किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया तो दूसरी बार उसको उतना सीवियर नहीं होता है। कोविड की वैक्सीन इसी बेसिस पे बनी थी कि थोड़ा सा कोविड का एक पर्टिकुलर टाइप की वैक्सीन थी, उसको हम लोग बॉडी में, उसमें कोरोना वायरस बहुत छोटे उसमें क्वांटिटी में होते थे, तो वो डालते थे, लोग बीमार पड़ते थे, बहुत केसेस आए थे वैक्सीन के बाद, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बीमार पड़े, 3 दिन के लिए। होता इसलिए था, मैं बीमार पड़ा था, टेम्पोरल का शूट रुका था। हाँ मैं भी बीमार पड़ा था। तो बेसिकली उस टाइम वो कोविड वायरस से के थ्रू अडेप्ट कर रही थी हमारी बॉडी। हम लोग इंटेंशनली डालते हैं वो वायरस बहुत छोटे अमाउंट में कि बहुत बड़ा नुकसान ना करे, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम उससे अडेप्ट हो जाए, ताकि सही में अगर कोविड आए सो वी आर रेडी टू डील विद इट। और इसी तरीके से आपकी बॉडी से जो बैक्टीरिया है वो भी सीख रहे हैं। आपकी बॉडी में जब वो एंटर करते हैं तो वो बैक्टीरियाज भी सीख रहे हैं, और बैक्टीरिया सीख कर ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और ज़्यादा सिंपल है। आपने मच्छरों के बारे में सुना होगा कि मच्छरों की जो मारने की दवाइयाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल करते जा रहे हैं लोग। क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि पहले जिन दवाइयों से मच्छर मर जा रहे थे, अब उन दवाइयों से मच्छर नहीं मर रहे, क्योंकि उन्होंने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब डीडीटी से उतने मच्छर नहीं मरते हैं, तो और ज़्यादा है, मतलब ख़तरनाक वाली मेडिसिन चाहिए, जो कि ह्यूमंस के लिए भी थोड़ा ख़तरनाक हो सकती है। तो इसी तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको होता है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो बैक्टीरिया जो है, जो भी मेडिसिन्स आपको दी जाएं, उस मेडिसिन्स में क्या नाम है, आपके पास चांसेस हैं कि वो बैक्टीरिया उस मेडिसिन से मरे ही ना। जो हमारा एक्सपीरियंस है कि अगर इस तरीके का बैक्टीरिया आपको अटैक करता है तो आप ये वाली मेडिसिन दोगे, क्या पता वो मेडिसिन को जो है वो सरपास कर गया हो, मतलब कि वो उस मेडिसिन पे अपना कंट्रोल पा गया हो कि इस मेडिसिन से उसको कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक, एक से कंप्लीट कर लो बस, उसी पॉइंट पे था। बेसिकली एंटीबायोटिक्स काम भी ऐसे कर रहे हैं ना कि इनके बहुत सारे शेपर्स होते हैं जो आके क्लिक करते हैं, राइट? वो जो क्लिक करते हैं, मतलब इन
उस स्केल में क्या रहा हूँ बता रहा हूँ। जो क्लिक करते हैं तब वो कोई चीज उसके साथ कनेक्ट होती है और तब रिएक्ट होती है। लेकिन जब ये क्लिक वाले एजेंट ही खत्म होते जा रही है, खत्म नहीं बोलूंगा, चेंज होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके फाउंडेशन ही चेंज होती जा रही है। सो दैट एक्सप्लेन्स व्हाई दीज थिंग्स हैपेंस। बेसिकली वो क्या नाम है तुम्हारा, एंजाइम वाला जो तुमने लॉक इन की हाइपोथेसिस। हाँ, लॉक एंड की मैकेनिज्म पढ़ा होगा, और जिन्होंने SARS-CoV-2 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा होगा, तो स्काइप करके एक प्रोटीन था जिसको यूज करके वैक्सीन बनाई गई थी। स्काइप था ना, स्काइप प्रोटीन था, स्पाइक प्रोटीन था। हाँ, आदि वाज सेइंग समथिंग। या वही आई थिंक लाइक मेरा क्वेश्चन पहले ही शिरीष भैया ने आंसर कर दिया। सो व्हाट आई वाज आस्किंग इज कि इफ वी इंक्रीज द डोसेज ऑफ एंटीबायोटिक विल इट हेल्प? लेकिन No. It will the worst case scenario. See, होता ये है कि जनरली ऐसा, ठीक है, एक नॉर्मल केस में ही होगा कि बैक्टीरिया मर गया, एंटीबायोटिक है तो वो अपने कुछ साइड इफेक्ट्स तो दिखाएगी। दूसरा ये होता है, एक जो मैसेज जो सबके लिए जो भी ये देख रहे हैं कि जब भी आपको अगर पहले तो अवॉइड एंटीबायोटिक एज मच एज पॉसिबल। अगर लग रहा है बॉडी खुद से ठीक हो जा रही है तो प्लीज अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा काम करने दो। 2-3 दिन बीमार होकर रह लो, लेकिन अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा काम करने दो। सीवियर केस हो रहा है एंड इफ यू थिंक दैट यू नीड एंटीबायोटिक्स देन टेक द कंप्लीट कोर्स, ना ज्यादा ना कम। बहुत लोग कहते हैं ना कि चलो अभी थोड़ा सा बुखार है, पीसीएम को आधा तोड़ के खा लिया, बहुत खतरनाक काम है ये। लिटरली इट इज अ डेंजरस टास्क। सो द बेस्ट केस सिनेरियो इज जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कोर्स, एग्जैक्टली उतना ही कोर्स ले। खुद से दिमाग लगा के कम या ज्यादा नहीं करना चाहिए, बिकॉज और यहाँ पर डॉक्टर की बात की गई है, केमिस्ट की बात नहीं की गई है। हाँ, तो डॉक्टर की बात की गई है, एग्जैक्टली, बिकॉज दे स्टडी व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन बॉडी। सो ये बाय द वे, एक जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं तीनों से ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन तीनों से बारी से पूछूंगा कि as we can see there is a constant battle between human intelligence and the survival instinct of these bacteria. And जैसे नोबेल लॉरिएट अलेक्जेंडर ने बोला था, जिन्होंने पेंसिलिन की थी, ये बोला था कि these viruses and bacteria are smarter than us. These bacteria are smarter than us in a way कि कुछ भी हम बनाए तो ये हो ही जाएगा. So do you think is it really the case कि at the let's say आज से 200-300 साल बाद ये बैटल चली रही होगी? मतलब हम लोग हर टाइम कुछ ना कुछ करके इसका सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे कि देयर विल बी अ टाइम कि ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल होगी इससे बहुत हद तक, बिकॉज ये प्रॉब्लमेटिक चीज होगी। मैं बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने फुल्ली रिसर्च किया नहीं है इस पे, बट देयर वाज अ वीडियो ऑन पॉपुलेशन जो कि यूट्यूब पे था, जो कि एक यूपीएससी से रिलेटेड एक चैनल है, उन्होंने डाला था। तो उन्होंने पॉपुलेशन मॉडलिंग की थ्योरीज पर रिसर्च करके बताया था कि 2060 तक पीक कर जाएगी हमारी पॉपुलेशन, एंड देन उसके बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू होगी ही होगी। बट दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। दैट्स सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ। सो उसके रीजंस यही बताए गए हैं कि जो एक ये है कि जो बैटल है, ये बैटल बताया गया है, और क्लाइमेट चेंज वगैरह तो उसमें उतना ज़्यादा नहीं प्रोमिनेंट था, कुछ इस तरीके के ही रीजंस बताए गए। एंड देन उसमें सबसे प्रोमिनेंट रीजंस बताए गए थे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ख़तरनाक वाले वायरसेस या ख़तरनाक वाले पैथोजेंस जो ग्लेशियर्स में दबे पड़े हैं वो आएंगे, ये करके। तो वो एक इनकम्प्लीट सिनेरियो, बट स्टिल मेरा ये मानना है कि अगर इस पर रिसर्च होती है, नथिंग इज़ दैट इम्पॉसिबल कि आप बिल्कुल इम्पॉसिबल केसेस के बारे में सोचने लगो कि भैया अब तो हो ही नहीं सकता है। वी आर ह्यूमंस, वी हैव डेल्ट विद सेवरल प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी प्रॉब्लम से हमने डील किया है, इस प्रॉब्लम से भी डील करेंगे, बट हमें टाइम लगेगा। हो सकता है हमारी पॉपुलेशन पे इससे फ़र्क पड़े, हो सकता है हम खुद, क्या पता, इसकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे बिल्ड करने लगें, जनरेशन बाय जनरेशन। हो सकता है हम खुद ही इन पैथोजेंस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, इन बैक्टीरिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और फिर हमारी जो मेडिसिन्स हैं वो पुरानी वाली तो बिल्कुल नहीं काम करेंगी, वो तो हमें पता ही है,
बट नई मेडिसिन पे हम लोग नया रिसर्च करना शुरू करें, बट इस जिसके पे मैं कमेंट करना चाहूंगा, ह्यूमंस का इवोल्यूशनरी रेट हम लोग मैच भी नहीं कर सकते जो बैक्टीरियाज के साथ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ देयर साइज, दे आर मिनिस्क्यूल, राइट? तो उनमें जो चेंजेस होंगे वो तुरंत रेप्लिकेट होंगे। ह्यूमंस में वो चीज रेप्लिकेट होने में बहुत सालों लग जाते हैं, बहुत सालों लग जाते हैं। इनमें इनफैक्ट महीने महीने में आ सकते हैं, 2 महीने में आ सकते हैं, 1 साल में आ सकते हैं। तो मतलब ऑब्वियसली इस अगर हम लोग सिर्फ सर्वाइवल की बात करें तो ह्यूमंस नहीं जीतेंगे, बट एट द सेम टाइम इन बैक्टीरियाज को हम फोर्स कर रहे हैं इतनी जल्दी इवॉल्व होने के लिए। हम इनकी कंडीशन ही इतनी हार्श डाल दे रहे हैं, इतने मेडिसिन डाल डाल के, कि इनको रैपिडली सर्वाइव करने के लिए करना पड़ रहा है। तो इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर हम लोग कोई सारे मेडिसिन भी हटा दे, हमारी ये सारी चीजें हटा दे, तो ये बैटल एक तरह से पहले ही स्लो हो गई है। यस, लोग मर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग इसका ओवर यूज ना करें, मतलब जब एक्सट्रीम केस है तभी ले, और बॉडी को नेचुरल स्टेट में रहने दे, तो ये एक परफेक्ट बैलेंस के साथ चले जा रहा है हजारों सालों से। एंड एनीवे, बट मेरा फिर भी वो ओपिनियन था। सोहेल, व्हाट यू हैव टू से? मेरे हिसाब से लाइक प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है कि बैटल कौन जीतेगा, बट आई थिंक इट्स अ क्लासिक केस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो आई थिंक दोनों कॉम्बैट करते ही रहेंगे जब तक एक दूसरे को ओवर पावर ना कर दे। द थिंग इज कि जैसा अभी क्षितिज ने भी बताया कि जो इनका क्या बोलते हैं, इवॉल्व होना सही टर्म रहेगा, बट हाँ, इवॉल्व होने का जो रेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, राइट? तो आई थिंक वहाँ पे इनका एज है, बट अगेन आवर ओनली होप इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अगर हम वो करके एवोल्यूशन के रेट को ट्वीक कर सके तो मे बी वो हो सकता है, बट दिस इज एन ऑनगोइंग बैटल मेरे हिसाब से, जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और क्रिस्पर वगैरह इन सब टेक्नोलॉजी के ऊपर कितने एथिकल डिलेमास है, टू कीप एथिकल दैट डिलेमा से, असाइड। करेक्ट। आदि? या लाइक सबसे पहले जैसा कि क्षितिज भाई ने कहा, तो उन्होंने कहा था कि बैक्टीरिया आर स्मार्टर देन ह्यूमंस। ओके, सो लाइक यहाँ पे मैं एक चीज़ कमेंट करना चाहूँगा। सो 1800s में हुआ क्या था, बुल फाइटिंग वगैरह होती थी। ओके, सो एक स्टेटिस्टिशियन ने क्या किया कि एक बुलक को यहाँ स्टेडियम के अंदर रखा, एंड सारे जो स्टेडियम में लोग बैठे थे उनको कहा कि जस्ट गेज द वेट ऑफ दैट बुलक, कि उसका वेट कितना होगा, कितना पाउंड या फिर कितना किलोज उस बुलक का वेट है। ओके, सो कुछ लोगों ने ओवर एस्टिमेट किया, कुछ लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया। सो इवेंचुअली जब उसको नॉर्मलाइज किया, जब एवरेज आउट किया, तो द वेट ऑफ दैट बुलक वाज क्वाइट क्लोज टू इट्स एक्चुअल वेट। सो व्हाट डज इट सिग्निफाई? थिंग इज कि इंडिविजुअलिस्टिक इंटेलिजेंस एक चीज़ हो गई, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कलेक्टिव इंटेलिजेंस एज वेल। जैसे कि एक एंट खुद से कुछ इतना बड़ा कुछ कर नहीं सकती, बट एट द सेम टाइम एंट की कॉलोनी कैन बिल्ड एंट कॉलोनीज, which is quite intricate and quite marvelous thing in and itself. So that's something, मतलब जब एक पर्टिकुलर स्पीसी साथ में काम करती है एंड कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड अलग तरीके का प्रोडक्शन होता है। सो यहाँ पर अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, सो इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स एक्चुअली मेकिंग बैक्टीरिया टू इवॉल्व। ओके, एंड जैसे कि सोहेल भाई ने भी कहा कि इफ यू ट्विक दैट कंडीशंस, सो दैट वे वी कैन आइदर ट्रिक द बैक्टीरिया into becoming weaker as the generation passes. I'm not sure how, to what extent I'm right here, but कि like उन्हें we can, क्या बोल सकते हैं उसके लिए, we can trick the bacterias into मतलब हम like गलत सिमुलेशन देके we can actually trick the bacteria into their own demise, yeah, own By the way, destruction. it was actually very interesting point. Like मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स, हम लोग we always like wonder कि ऐसा क्यों होता है कि collective behavior always works in a pattern. Doesn't matter हम कितना भी random चीजों को समझे, हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से लेकर सबका लो, तो वो एक कलेक्टिव बिहेवियर पैटर्न, नॉर्मलाइज पैटर्न शो करेगा। इट इज एवरीथिंग। कितने नंबर ऑफ वोल्केनोस एक्टिव है अर्थ पे, उनकी क्या लॉन्गिट्यूड में पोजीशन है, ये भी कलेक्टिव बिहेवियर शो कर रहा है। और एक एग्जांपल, किसी भी नॉइजी प्लेस पे जाओ, आपको एम्बिएंट नॉइज सिमिलरली साउंड करेगी। सो लाइक एग्जैक्टली, सो आई एम लाइक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि क्या कलेक्टिव बिहेवियर विल बी एसेट हियर। Obviously this is something that we need to read about, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, but it's quite an interesting point. तुम लोगों को एक मिथ कह सकते हो या एक थ्योरी कह सकते हो कि
मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि क्षितिज ने बताया कि मेडिसिन से हम लोग बैक्टीरियाज को पावरफुल बना रहे हैं एंड देन वो हम पर बैकफायर कर सकते हैं, बट देर आर सर्टेन लैब एक्सपेरिमेंट्स विच आर गोइंग ऑन जो कि उनको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के बाद उनको मतलब उनसे क्योर निकालने की कोशिश की जा रही है। एंड इसी थ्योरी के तहत ही एक थ्योरी ये भी निकल के आई थी दैट कोविड वॉज ऑल्सो अ लैब मेड वायरस विच वॉज काइंड ऑफ लीक्ड फ्रॉम a lab in China, and then it's spread out all over the world, all over the globe. तो कुछ इस तरीके की थ्योरी निकल के आई थी। मैं ये नहीं कहता भाई कि पूरी तरीके से ये थ्योरी ठीक है या गलत है, क्योंकि इसके पुख्ता सबूत नहीं है, बट दिस शोज़ कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट से हम लोग कितने ज़्यादा वो हो सकते हैं कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हमको बैकफायर भी कर सकते हैं। तो एक हमेशा एक एथिकल बैटल चलता रहता है साइंटिफिक उसमें ही कम्युनिटी में ही कि क्या इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कि पैथोजेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए कि वो उन पर किस तरह की मेडिसिन जो हैं वो काम करेंगी या किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है वो उनके अटैक पर हम दे सकते हैं। मेरा पॉइंट होगा कि ये पॉइंट है ही नहीं कि करना चाहिए कि नहीं, ये मस्ट है आज के टाइम में। हम लोग बीमार पड़ते हैं, हमको ठीक करने वाली बीमारी क्यों आती है? क्योंकि आज से कई साल पहले उनको स्ट्रॉन्ग बना के टेस्ट करके देखा गया है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम बीमार पड़ते हैं फिर उसके सालों बाद उसकी मेडिसिन आती है कि अब इसके लिए अडेप्ट करने के लिए अब काम शुरू हो रहा है। दे आर ऑलवेज मेनी ईयर्स अहेड ऑफ अस। सो आई थिंक इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ should we have to, but the point is कि how carefully we do that and to whom we give the responsibility to do that, right? कैसे कर सकते, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो सारी चीजें आई थिंक एक ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसके लिए। या सो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स निकल के आते हैं कि हु इज अप फॉर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेकिंग दिस वर्क। ये फिर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डायरेक्शन में इशू चला जाता है। बट एनीवे मतलब फिर भी जो मेन कोर पॉइंट है वो कोर पॉइंट यही है कि these bacteria, these antibiotics are stop like doing work, and obviously there are some research group which I was studying about जो कि इसके लिए अच्छे solutions वगैरह लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ solution ले आएंगे, but at the end of the day हम लोगों के ऊपर आ जाता है कि हम लोग कितने responsible इस चीज़ को कर रहे हैं। From our side we have to ensure कि हम लोग over use ना करें इन सारी चीज़ों का, और अपने आप को healthy रखें, केवल बैठ के खाएं ना, एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी को फिट रखें, बिकॉज वी नेवर नो कोविड जैसा वायरस कब आ जाए। बाद में मेरे को एक क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन पूछना था कि ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं एंटीबायोटिक वी आर यूजिंग टू kill the bacterias, okay, bad bacterias, so like can there be other methodology, like matlab instead of using any chemicals can we do it physically like nanobots and so कि जो जाके आइडेंटिफाई कर रहा है कि अच्छा दिस इज बैड बैक्टीरिया एंड किलिंग इट आउट काइंड ऑफ। I think I don't have much idea to comment on this, so मैं अभी at this point I cannot comment on that कि इनकी क्या कैपेबिलिटीज है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है अभी। वो बस एक शो में ही देखा था ब्रो, वो नीला सा लिक्विड उसके बॉडी में चढ़ाते हैं एंड देन नैनोबॉट्स पहुंच जाते हैं और कैंसर का क्योर करके वापस उसके यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं। ऐसे ही जॉन अब्राहम की एक मूवी में था ये, उसकी एक साईफाई मूवी आई थी ना अभी, कौन सी थी वो? तो जॉन अब्राहम की मूवी देखी जा रही है अभी? ये सिर्फ वो साईफाई होता है। क्या नाम है उसका? अभी आई थी जस्ट पिछले साल, पिछले 26 रक्षक क्या था? I'll tell you. रोबोट या कुछ तो था। अरे मतलब बेसिकली वो एक अटैक रोबोकॉप से इंस्पायर्ड मूवी थी ना वो। उसके अंदर वही नैनोबॉट्स इंजेक्ट करते हैं जो अच्छा था, वो कॉन्सेप्ट अच्छा था, पर फ्लॉप थी मूवी। एंड सीक्वल भी प्रॉमिस किया था, सीक्वल भी था। वो पार्ट 1 करके ही रिलीज की गई थी। पार्ट 1 बोला था मार्केटिंग में, बोला था। नहीं बाद में इरेज कर दिया था।
you know, बाद में रिलीज किया था, स्टार्टिंग में पार्ट 1 ही बोला था दोस्त। पार्ट होने किया था, हम्म बाद में उसका लाइक कोई नामो निशान नहीं ना, लाइक देयर इज नो सीक्वल टू इट। हम्म ऑल द प्रॉमिस क्या था, एंड में आता है कि टू बी कंटिन्यूड कुछ। हम्म मेरे को तो लगता है भाई रावण का बनना चाहिए रावण का बनना पार्ट चाहिए। 2, क्योंकि मेरे को लगता है कि उसकी बेटर स्टोरीज है तो बेटर स्टोरी थोड़ी ना चलेगी अपने आप। भाई, चल जाएगी। अगर तो फ्लॉप VF होगी, अगर वो फ्लॉप होगी तो मैं मानूंगा अच्छी मूवी है। भाई तो इस टाइम पे तू Makes sense, makes SR के फेंक के मार एक मुंह पे, लोग एसआर अपने की आप मूवी टिका। कैसे कर रहा है, जीरो जैसी है, पठान जैसी। उसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, वो मसाला मूवीज कर रहा है, उसका हाँ तो वो उसने टेस्ट किया था ना। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, करे, बस वो अच्छी मूवी नहीं है। वो मसाला मूवी है, वो ऑडियंस को थोड़ा जोश देने में काम आती है, बट वो अच्छी मूवीज की कैटेगरी में वन टाइम वॉच वाली मूवीज है हाँ, कि तो वन बेसिकली टाइम वॉच कहना। मूवी कभी भी अच्छी मूवीज की कैटेगरी में नहीं आती है। वन टाइम वॉच यहाँ ठीक है, देख लिया। इजी कैश क्रैप वही, हाँ, एनिमल आ गई, ये सब आ गई, एनिमल आ मतलब गए। चीप डोपामिन। चीप डोपामिन। Animal थोड़ा somehow was नचवा a good देगी। movie. I think Animal was somehow a good movie. Bad content but good movie. Like as a movie मेरे को काफी सही लगी वो। इंडिया में जो अच्छी मूवी है वो नहीं पता होती है। शिप ऑफ थीसिस हो गया, Shift thesis. फिर उसके बाद न्यूटन वाज अ वेरी गुड मूवी, और लिपस्टिक अंडर पुरखा वाली, मतलब देयर आर लॉट ऑफ गुड Good मूवीज। movies. Yes. लिपस्टिक दोबारा अंडर देखी माय थी। बुरखा। दोबारा सही थे। 3 लोग बैठे थे थिएटर में जिसमें मैं गया था, मैं और एक कपल। वो दोबारा was actually inspired from one of the French movie. सो बेसिकली वो जब स्क्रिप्ट लिखी थी ना, तो उसी टाइम में राइट्स 2 लोगों को दे दिए थे, एक स्पेनिश फिल्म मेकर को दे दिया था और एक अनुराग कश्यप। वो अच्छा तो उसके 3 तो रीमेक वहां है। से फिर हाँ, ओ तो स्पेनिश वाली पहले रिलीज हो गई, उसके बाद ये रिलीज हुई। लेकिन स्टोरी पहले से ही थी। स्टोरी पहले से, हाँ, राइट्स पहले शेयर कर दिए थे। काफी से एग्जीक्यूट किया। I think दोबारा is underrated. Like more बहुत people should underrated watch. है। इनफैक्ट आई वुड से द लास्ट गुड मूवी दैट एसआरके डिड वाज माय नेम इज खान। रावण से पहले आई थी, रावण के बाद आई थी। रावण से पहले Ravan is ठीक है, रावण ओके 2011 थी। and My Name is Khan was 2007. हाँ तो भाई रहने दे मतलब फिर। ये स्टिल कंसीडर रावण अ गुड मूवी। हाँ, Ravan I conceptually still good. consider। मतलब हाँ, स्टोरी अच्छी थी, बट द ओवरऑल पोर्ट्रेट ऐसे। तो फिर ये भी कि ब्रह्मास्त्र भी की स्टोरी बहुत अच्छी है। मूवी अच्छी थी क्या? भाई देख, ऐसा है, ब्रह्मास्त्र 2023 में बनी है, वो 2011 में बनी थी, ब्रह्मास्त्र और वो technically 2011 2016 से टेक्नोलॉजिकल 16 में एस्पेक्ट ऐसा- बोलो ना, ऐसा- ऐसा क्योंकि तो टीम क्रिश ने 3 बहुत की भी अच्छे से अच्छी काम थी। किया। कंसेप्ट क्रिश 3 का भी अच्छा था। क्या? कौन सी क्रिश 3 Chris, oh yes it was a good movie. मैन ऑफ फील। Yeah. अरे यार, उसका गाना सुन के मैं थिएटर में गया था, मेरे को क्रिंज आ रहा था। गॉड अल्लाह अल्लाह और और भगवान ने भगवान बनाए इंसान। सारे क्रिश बैंड्स पहन के। सही एक होता है कि कोई चीज अच्छी लगती है तो रोंगटे खड़े होते हैं, क्रिंज से रोंगटे खड़े होते हैं। तो वो था उस गाने। थिएटर में बैठे Yeah, बैठे how come nobody I embarrassment हो get जाती है। this? ये तो मैं सपने में भी एंजॉय नहीं करता। लाइक हाउ कम आई एम एंजॉयिंग दिस, वही वाली चीज है। बट आई थिंक लाइक क्रिश की जो सीरीज है ना, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट सुपर हीरो मूवी एवर रिटन। मतलब entirely इंडिया different में? movies yet connected. इंडिया में बोल सकते हाँ, हो। ओके। अच्छा शिवा, बाय द वे यू डोंट वॉच एनीमे राइट? नहीं, तभी मूवी का स्टैंडर्ड इतना खराब है। वेलकम टू द साइमन रोस्ट। तो हेलो I'll be very honest. These animes have some of the masterpiece story that Marvel को मैं उसके सामने 1% भी नहीं रखता हूँ। राइट। मार्वल तो कुछ भी नहीं है यार। मार्वल को उसके सामने वन पीस भी नहीं रखता तू है। One Piece is a good story, but मैं उसको masterpiece में नहीं डालता हूँ। There are some story interesting. नहीं, Demon Slayer भी masterpiece story नहीं है, story बहुत mainstream है। अच्छा ओके, मैं There are some animes जिनकी story mind blowing है, मतलब जिनको लगता है कि एक ह्यूमन माइंड ऐसे इमेजिन कैसे कर सकता है ना, ऐसे Bro. तक ले जाते हैं। ब्रो, which is तब like तो one of the तब तो तुझे साउथ इंडियन मूवीज देखनी चाहिए। Attack on प्लेयर एक Titan. खिलाड़ी। Attack on Titan. Titan. भाई राइट बकेट मैंने एक लिस्ट। देखा, जीसस और बुद्धा का था एक एनिमे नहीं, मांगा एक। हाँ। उसमें बुद्धा के गांव में जीसस पैदा हो जाते हैं और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और अलग ही कहानी चल रही है। मैं कहूँ क्या बना दिया ये? भाई साहब, एक वो देखना विलेन सागा, क्या फिलोसॉफिकल और बाप रे बाप क्या ही शो है। मतलब
हिला देगा अंदर से, मतलब तुम्हारे जो वो होता है ना थॉट प्रोसेस को, मतलब Which is वो इतना इतना गजब डायरेक्ट करते हैं ना, मतलब ह्यूमन मेंटालिटी को, उनके साइक को, इतने डीप लेवल पे मजा आ जाता है। क्या नाम का आपने? विनलैंड सागा। विलेंट सागा, ओके। हाँ, प्राइम पे है ये ये। किस बारे में ये? विनलैंड सागा बेसिकली उस टाइम की बात है जब मतलब इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच में फाइट हो रही थी, वाइकिंग्स हुआ करते थे। उस टाइम की एक स्टोरी उन्होंने फिक्शनल बनाई हुई है, तो वॉर का असली इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे और भी सारी चीजें, मतलब ट्रू पीस क्या होता है उसको, मतलब फाउंडेशनली उसको हिला दिया पीस के मीनिंग को। इज इट अ सस्टेनेबल थिंग, और बहुत सारी चीजें ऐसे है। बहुत फिलोसॉफिकल टाइप शो है, एंड थोड़ा वो भी एड्रेनलिन रश वाला भी है उस पे फैक्टर। एनीमे है तो वो तो होगा ही। नाइस 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 नाइस। पेटीएम पर कितने रुपए प्राप्त हुए क्षितिज? 696969। जापान से। मेरे को सही लोड शॉप नहीं सही। मिल रहा। विनलैंड क्या नहीं सागा, मिला? VINLAND। विनलैंड सागा, हाँ, राइटी। सीजन 1 उस पे, सीजन 2 डाउनलोड कर लेना। यस यस यस, वो पेड है उस पे प्राइम पे, क्योंकि कूल कूल। प्राइम के सब्सक्रिप्शन से, दोनों फ्री में सब्सक्रिप्शन से देख सकते हैं या फिर उसके किसी और ही ऐप पे प्राइम के? नहीं, सब्सक्रिप्शन पे ही। दोनों फ्री में देखेंगे। नहीं मतलब सीजन 1 तो उन्होंने फ्री में, जिन्होंने प्राइम सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो कर लेंगे, लेकिन उस पे सीजन 2 के लिए अलग से पे करके लेना पड़ेगा। अच्छा Prime अच्छा, में। अलग से रेंटल लेना पड़ता है, राइट। हाँ, तो मैं हाँ। प्राइम सब्सक्रिप्शन क्यों ले रहा हूँ फिर? क्योंकि सस्ता है। ये जो बेइज्जती मुंह पे फेंक के मारी है तूने। तो लेट्स सम अप द टुडेज पॉडकास्ट। तो आज हम लोगों ने HIV और एड्स के बारे में बात करी। यस, HIV और एड्स के बारे में बात करी, HIV एड्स के बारे में नहीं। और बात करी हम लोगों ने कि जो बैक्टीरिया है उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं भाई हम लोग। अगर आप इस स्टेटमेंट को समझना चाहते हो और अब आप एकदम लास्ट में आ चुके हो पॉडकास्ट रिवाइज करके देखो यार, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। और इस पॉडकास्ट में हमें भी नहीं पता था कि हम इतनी फ्रूटफुल बातें करेंगे, मतलब फ्रूटफुल क्या, काफ़ी खतरनाक बातें करी वैसे हम लोगों ने। सो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और भाई बी सेफ, और अगर थोड़े बीमार पड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी बीमारी में ज़्यादा मेडिसिन ना खाओ तो ज़्यादा बेटर है। बी सेफ।